अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी उसी हालत में रहेगा, वो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो मूव करते रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी हालत तब्दील कर देगा। वो ना अगर रेस्ट में है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अब मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी हालत चेंज करना स्टार्ट कर देगी। वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना स्टार्ट हो जाएगी और आखिरकार रेस्ट में आ जाएगी। अब देखते हैं हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट उस बॉडी में एक्सलेशन प्रोड्यूस हो, फोर्स जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका एक्सलेशन प्रोड्यूस हो, वो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी द एक्सलेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यही कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस हो फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। आगे क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब ये कहता है कि फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ये क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसी फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो उस बॉडी में, और वो एक्सेलरेशन क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है या एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। आइए देखते हैं इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। जैसे उसने कहा कि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये हमारे पास रिलेशन प्रोपोर्शनल का साइन है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन का सिंबल है, और फोर्स हमारे पास एफ जो हमारे पास फोर्स का सिंबल है। अब ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे उसने कहा है कि ये प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू force and inversely proportional to mass. A is proportional to F, A is directly proportional to force, and acceleration is directly proportional to 1 over mass. यहाँ पे A से मुराद acceleration है, ना कि कुछ और लेटर, ठीक है ना। यहाँ acceleration is inversely proportional to mass के है। अब A is proportional to F over M। हाँ, अब हम इनको कंबाइन कर देंगे। हम इसको यूं तो लिख सकते हैं ना, A is proportional to F over M। ये F है, F over M, क्योंकि इससे ये है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। अब मास जो है हम इसको यूं लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यूं भी तो लिख सकते हैं, M को इधर ले आए, M को इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे? MA इज प्रोपोर्शनल टू F। हमारे पास ये जो डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? MA इज प्रोपोर्शनल टू F। अब हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू MA। इसलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसको ये ऐसे लिखें, ठीक है ना, F इज प्रोपोर्शनल टू MA। तो अब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन और साथ कोई कांस्टेंट लगा देंगे, कोई कांस्टेंट। उसने कोई कांस्टेंट, न्यूटन ने कांस्टेंट लगाया था, F इज इक्वल टू KMA। यहाँ पे K हमारे पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास एक K कांस्टेंट है। हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए इक्वल का साइन और साथ उसका कांस्टेंट लगा दिया। अब SI यूनिट वैल्यू ऑफ K, SI यूनिट में वैल्यू ऑफ K, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 1। SI यूनिट हमारे पास एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है जिसमें उसने सैंपल्स और असाइन उनकी वैल्यू असाइन की हुई है। यहाँ पे K की वैल्यू है 1, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे इक्वेशन में K की जगह। जब 1 पुट किया हमारे पास इक्वेशन में, F इज इक्वल टू K की जगह 1 MA।
अब 1 से जब मल्टीप्लाई आएगा इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे की वैसी इक्वेशन आ जाएगी, F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना। अब न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, अगर उसका मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होगा तो मास कम होगा, उसका इनवर्स है ना, उसका इनवर्स है, क्योंकि मास अगर ज्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मास कम होगा, इनवर्स होगा एक दूसरे के। एक चीज अगर ज्यादा है तो दूसरी कम होगी, उसका उलट लेना है आपने। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन उसका इनवर्स यानी कि उलट है उसका। अगर मास हमारे पास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा हमारे पास। यही कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो उस फोर्स की सीमत में। अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इसी सीमत में, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन भी इसी सीमत में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए वो यही कह रहा है कि अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए, वो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ कहलाता है। और वही एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, हम जितनी कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना कम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास के तो हमने देख लिया मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम उसका उलट लेंगे। अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसी तरह अब जब हम फोर्स के लिहाज से देखेंगे, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। इसलिए ये देखें ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम होगी, अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी। इसका सिंपल ये है कि फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे कम लगा रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा, अगर फोर्स के लिहाज से देख रहे हैं तो। जब हम फोर्स के लिहाज से देख रहे हैं तो उसके एक्सेलरेशन भी उतना कम प्रोड्यूस होगा। जब उसमें मास के लिहाज से देखेंगे तो उसके मुताबिक उसका मैग्नीट्यूड हम बताएंगे भी इसमें कितना। अगर मास ज्यादा है तो वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है एक्सेलरेशन और मास का। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ये इक्वेशन है। ये अक्सर इसके न्यूमेरिकल आते रहते हैं, हमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, लॉन्ग के लिए भी आ सकता है। ठीक है, और इसकी जो ये इक्वेशन है ये एमसीक्यूज में भी आती होती है, आपको याद रखनी चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये सिंपल सा ये लॉ है हमारे पास न्यूटन का कि वो ऑब्जेक्ट है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसी फोर्स की डायरेक्शन में उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जाहिर सी बात है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी में ही उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और इनवर्सली रिलेशन है मास के साथ, तो अगर उस बॉडी का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, अगर उसका मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा हमारे पास। अब हम जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो उतना ज्यादा होगा, अगर कम हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे और इसकी अगर कोई एग्जांपल्स हुई तो वो इंशाल्लाह उसकी एग्जांपल्स भी हैं, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है, मास और वेट क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। अगर आपने कोई टॉपिक समझना हो मैट्रिक और एफएससी की फिजिक्स टेक्स्ट बुक से तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके उस कमेंट के टॉपिक के मुताबिक ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बाकी फिर जैसे तरतीब से चलता आ रहा है तरतीब से चलाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई मेथड समझ नहीं आ रहा आप कमेंट करें, आपको उसके मुताबिक ही समझाएंगे इंशाल्लाह इजी मेथड से, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आप देखें, आपको
उसी वक्त ही प्रिपेयर हो जाए, आपको दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।